नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी को फिर से एक नई चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज उठाई है। जी हां, राहुल गांधी ने अपने सामाजिक न्याय और शिक्षा न्याय के वादे को पूरा करते हुए छात्रों के हक में आज प्रधानमंत्री मोदी के सामने कुछ मांगे रखी हैं। और मांग रखने से पहले राहुल गांधी ने ये बताया है कि असल में समस्याएं क्या हैं, किस तरह से दलित, आदिवासी यानी एससी, एसटी और उसके साथ साथ ओबीसी, ईबीसी, अल्पसंख्यक, इन तमाम समुदायों के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, इनको पढ़ने में, उच्च शिक्षा में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इनके लिए जो प्रावधान किए गए थे पहले, जो सरकारी प्रावधान जिसमें उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, छात्रवृत्ति मिलती थी, उसमें अब किस तरह से कटौती हो रही है, या अगर उनको दी भी जा रही है छात्रवृत्ति तो उसमें कितनी सारी अनियमितताएं हैं, इसका जिक्र राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने ये भी बताया कि कैसे दलितों की दलित और अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या जो है उसमें गिरावट आती जा रही है, क्योंकि इन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप समय पर नहीं मिल रही है। और जिन छात्रावासों में, जिन हॉस्टल्स में ये बच्चे रहते हैं, वहां की स्थिति कितनी खराब है, इन सब का एक लंबा चौड़ा विवरण राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में किया है। पूरे विस्तार से उन्होंने तफसील से पूरी बातें समझाई हैं प्रधानमंत्री मोदी को। और मोदी जबकि लगे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने में, देश के युवाओं को ये बताने में कि तुम लोग मेरी बात सुनो और बस मुझे ही सुनते रहो और बाकी बातों पर ध्यान ना दो, ना अपनी पढ़ाई लिखाई की चिंता करो, ना अपने भविष्य की चिंता करो, बस मैं तुम्हें जो ख्वाब दिखा रहा हूँ तुम उन ख्वाबों में डूबे रहो। कुछ इस अंदाज में नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी की भी यही कोशिश है। हर चुनाव में आप देखिए तो कैसे लुभावने वादे किए जाते हैं, और अभी जो सत्ता का 11 साल जिसका पूरा जश्न मना रही है बीजेपी, वो जश्न जो है केवल बीजेपी खेमे में है। हालांकि उसका कोई असर देश पर दिख नहीं रहा, देश अभी भी अपनी उलझनों में है, लेकिन मोदी को ये लगता है कि उन्होंने देश को बहुत ज्यादा दिया है और इसका ये जो देना है इसकी उपलब्धि मोदी अभी गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ नहीं कर लिया इस देश के लिए। लेकिन जब इतना सब हो गया है तो क्यों नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें रखी, जो बातें उन्होंने की हैं, क्या मोदी उन बातों को खारिज कर सकते हैं? क्या मोदी बता सकते हैं कि राहुल गांधी की चिट्ठी में जो समस्याएं जिनका जिक्र उन्होंने किया है वो गलत है? अगर मोदी ये बोल देते हैं तब राहुल गांधी को वो गलत साबित कर देते हैं, तब तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो हम मोदी की बातों पर यकीन कर ले। लेकिन राहुल गांधी ने जो बातें लिखी हैं, अगर मोदी उन बातों को नकार नहीं पाते, उनको वो खारिज नहीं करते हैं, तो क्या ये मोदी की बड़ी विफलता के तौर पर माना जा सकता है इसको? या मोदी अगर राहुल की चिट्ठी को संज्ञान में लेते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं, तब क्या हम ये माने कि प्रधानमंत्री मोदी वाकई ये मान रहे हैं कि उनके कार्यकाल में जो दलित अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनके साथ कहीं कोई भेदभाव हुआ है और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष को ये चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ी? ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनमें मोदी अब उलझते हुए दिख रहे हैं और इस चिट्ठी से एक नई सियासी हलचल मच गई है। क्योंकि राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार ये चिट्ठी लिखी, अभी पहले जब उनको संसद का विशेष सत्र बुलवाना था उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी थी। वो समय समय पर इस तरह की चिट्ठी लिखकर नरेंद्र मोदी को देश की समस्याओं से आगाह भी कराते हैं, अपने सुझाव भी देते हैं, लेकिन मोदी कभी भी उन चिट्ठियों का ठीक से जवाब नहीं देते या उसका वो संज्ञान में ही नहीं लेते। तो नरेंद्र मोदी एकदम लगातार उपेक्षित कर रहे हैं विपक्ष को, और लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है वो विपक्ष की बात को न सुने, न माने, न उसका संज्ञान ले। लेकिन अच्छी बात ये दिख रही है कि यहाँ पर विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो लगातार अपनी मुहिम में लगे हुए हैं। वो अभी भी दलितों के, अल्पसंख्यकों और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, उस शिक्षा की बात कर रहे हैं जिसको हासिल किए बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। भारत को विश्व गुरु जब बनना होगा तब बनना होगा, लेकिन अभी भारत के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले ये सुनिश्चित करना इस समय का सबसे बड़ा काम है। इसी दिशा में राहुल गांधी ने एक चिट्ठी भी लिखी है। क्या कुछ लिखा है राहुल गांधी की चिट्ठी में, पहले इसको देख लेते हैं। जो एक अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी है उसका हिंदी तर्जुमा उन्होंने ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके बाद वो लिखते हैं डियर प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रिय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे दो महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने का अनुरोध करता हूं जो हाशिए के समुदाय से आने वाले 90% छात्रों के लिए शिक्षा के अवसरों में बाधा डालते हैं। छात्रों के लिए सबसे पहले दलित, एससी, ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए
आवासीय छात्रावासों की स्थिति दयनीय है। ये लिखा है राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में। उसके आगे वो लिखते हैं कि बिहार के दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास के हाल के दौरे के दौरान छात्रों ने एकल कमरों के बारे में शिकायत की, जिसमें 6-7 छात्रों को साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है। मतलब एक ही कमरे में 6-7 छात्र हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप सब इसको एक ही कमरे में आप शेयर करें, और यहाँ पर अस्वच्छ शौचालय, असुरक्षित पेयजल, मेस सुविधाओं की कमी और पुस्तकालयों या इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। ये राहुल गांधी की चिट्ठी का छोटा सा हिस्सा जो है ये मैंने आपको यहाँ पर बताया, जिसमें वो ये बता रहे हैं। आगे वो ये और भी लिखते हैं कि दूसरे हाशिए के समुदायों के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देरी और विफलताओं से ग्रस्त है। उदाहरण के लिए बिहार में छात्रवृत्ति पोर्टल 3 साल तक काम नहीं कर रहा था और 2021-22 में किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली। उसके बाद भी छात्रवृत्ति पाने वाले दलित छात्रों की संख्या लगभग आधी हो गई। ये बताया है राहुल गांधी ने। आगे वो लिख रहे हैं, जो वित्त वर्ष 23 में यानी वित्त वर्ष 2023 में 1.3 लाख से वित्त वर्ष 2024 में 0.69 लाख हो गई है। यानी बच्चों की संख्या जो है, दलित छात्रों की संख्या 23 से 24 तक में गिर गई। छात्रों ने आगे शिकायत की कि छात्रवृत्ति की राशि अपमानजनक रूप से कम है। मैंने बिहार के उदाहरण दिए हैं, लेकिन ये विफलताएं पूरे देश में फैली हुई हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन विफलताओं को दूर करने के लिए तुरंत 2 कदम उठाए जाएं। ये राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है, बाकायदा बताया है 2 तरह की मुख्य समस्याएं। एक तो छात्रावास में किस तरह की हालत है, और दूसरा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी जो बच्चे उनको 10वीं के बाद जो स्कॉलरशिप मिलती है, जिसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए अगर पढ़ाई करना चाहे तो उनको किस तरह से मदद मिल सकती है। और बहुत सारे बच्चे इस देश में ऐसे हैं, दलित और आदिवासी, जैसे छात्रवृत्ति लेकर आगे की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनके अपनी जो पारिवारिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो उतनी अच्छी नहीं रहती कि वो इस पढ़ाई का खर्च उठा सकें। तो सरकार इसमें मदद करती है, लेकिन यहाँ सरकार अभी मदद नहीं कर रही है। इसको राहुल गांधी ने रेखांकित किया है। तो राहुल गांधी की ये जो चिट्ठी है, देखने में ये लगेगा कि केवल एक छात्र वर्ग के लिए है, लेकिन असल में इसका असर पूरे देश पर होने जा रहा है, क्योंकि इस बहाने राहुल गांधी ने पूरे देश के छात्रों को, युवाओं को यहाँ पर उनका जो हक है उसको मोदी जी के सामने रखा है। तो क्या होगा इस चिट्ठी के बाद, मोदी जी का जवाब क्या हो सकता है, क्या वो कुछ करेंगे, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, राहुल गांधी अक्सर प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग विषयों को लेकर, समस्याओं को लेकर उनके सामने बात उठाते रहते हैं। वो कह चुके हैं कि मैं जनता की आवाज उठाऊंगा, नेता प्रतिपक्ष वो इसीलिए बने हैं। लेकिन यहाँ पर जो राहुल गांधी ने आज ये जो बात कही है, दलित छात्रों को लेकर, आदिवासी, SC, ST, OBC, EBC सबका जिक्र है, और बिहार का जिक्र उन्होंने खास तौर पर किया है। बिहार चुनाव के संदर्भ में इस चिट्ठी को आप किस तरह से देखते हैं? समिता जी, तो बिहार चुनाव नज़दीक है, उसके संदर्भ में भी चिट्ठी ये राहुल गांधी की हो सकती है, और उसको केंद्रित किया है। चूँकि बिहार से इसलिए ज़्यादा केंद्रित है उनकी चिट्ठी कि अभी वो दरभंगा गए थे, और दरभंगा का उन्होंने जिक्र भी किया अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी ने। और दरभंगा जब गए थे तो हम लोगों ने उस पर चर्चा भी की थी कि वहाँ राहुल गांधी को किस तरीके से रोका गया, छात्रों पे वहाँ उनको अंदर बंद कर दिया गया हॉस्टल में, और कुर्सियाँ जो थी पुलिस ने उठाकर फेंक दी। ये सारी चीज़ें वहाँ हुई थी, और राहुल गांधी फिर दीवार फांद कर उन छात्रों के बीच पहुँचे थे, और छात्रों ने वहाँ अपनी समस्याएं बताई थी। तो आंकड़े उन्होंने राहुल गांधी ने बिहार के दिए हैं, और बिहार के आंकड़ों के साथ साथ जो है उन्होंने कहा है कि मैंने आंकड़े आपको सिर्फ बिहार के दिए, लेकिन ये समस्याएं पूरे देश भर में हैं। ये राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा है। हम लोग समिता जी जिस समय चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी की इस चिट्ठी पर, अभी खबर आ रही है कि थोड़ी देर पहले ही हिसार जो है हरियाणा का, वहाँ छात्र जो थे वो छात्रवृत्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ है। तो राहुल गांधी की चिट्ठी आने के बाद जो है, उसके बाद भी हरियाणा में लाठीचार्ज छात्रों पर हो रहा है। ये जो है इसका मतलब राहुल गांधी जो लिख रहे हैं चिट्ठी, उस पर जो है वो मोहर लगाती हुई बीजेपी की सरकार जो दिखाई पड़ती है कि राहुल गांधी ने जो बातें लिखी हैं वो कितनी सही हैं। यानी छात्र अगर छात्रवृत्ति की मांग कर रहे हैं तो उस पर लाठियाँ चलाई जा रही हैं। समिता जी, सिर्फ मामला दलित छात्रों का नहीं है। इससे पहले मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप हुआ करती थी,
मौलाना आज़ाद के नाम पर जो थी, वो 2022 में सरकार ने 23 में 2023 में जो था उसको बंद कर दिया उस सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और वो उसको अभी तक चालू नहीं किया गया। उसको लेकर भी उस समय काफ़ी ज़्यादा विवाद हुए थे और ये कहा गया कि साहब उसके लिए योग्य नहीं मिल रहे हैं छात्र। भाई योग्य छात्र नहीं मिल रहे, तो ये जो नॉट फाउंड सूटेबल वाला जो है, इसी को लेकर राहुल गांधी ने इससे पहले एक ट्वीट भी किया था, आपको याद होगा कि नॉट फाउंड सूटेबल लिख दिया जाता है। तो ये नॉट फाउंड सूटेबल जो है समिता जी, ये दलित, वंचित और ईबीसी और जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए एक अजाब बन गया है इस सरकार में। ये राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की अपने तमाम ट्वीट्स के जरिए, तमाम जो छात्रों से मुलाकात हुई उनके जरिए, और अब उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है कि ये ठीक नहीं है। तो ये गंभीर मसला है, और जो दलित छात्रों की समस्याएं हैं और जो ईबीसी की समस्याएं हैं या ओबीसी की समस्याएं हैं या अल्पसंख्यक छात्रों की समस्याएं हैं, ये समस्याएं किस तरीके से हैं और सरकार किस तरीके से इस मद में खर्च किए जाने वाला पैसा और मदों में खर्च कर रही समित्रा जी, इसको भी लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है ख़ासतौर से वो जो दलित छात्रों की या जो एसटी के छात्र हैं उनकी, या जो ओबीसी के छात्र हैं उनकी, या अल्पसंख्यक जो छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति का पैसा अन्य मदों में, यहाँ तक कि प्रचार पर खर्च कर रही है। इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। तो राहुल की इस चिट्ठी से नया सियासी हलचल पैदा हुई है। इसको लेकर सवाल अब उठना शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार घेरी जा रही है, और आज कांग्रेस ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक की है। कन्हैया कुमार, राजेंद्र पाल गौतम ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं और सामने रखी है उन्होंने बातें क्या क्या हुई हैं। तो ये बड़ा मसला बन रहा है, और एक तरह से कहा जाए कि मोदी सरकार जो है इस मसले पर घिरी हुई है। और ख़ासतौर से जब बिहार का विधानसभा चुनाव सामने है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूर हुए हैं समित्रा जी, एक तो जातिगत जनगणना की घोषणा करने पर और दूसरा बिहार में जाकर सामाजिक न्याय की बात करने पर। तो जब आप जातिगत जनगणना की आप जो है घोषणा कर रहे हैं कि आप कराएंगे मार्च 27 से, और बिहार में जाकर सामाजिक न्याय की जब आप बात कर रहे हैं, तो ये कैसा सामाजिक न्याय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जिसमें दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, अल्पसंख्यक छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, और बातें आप कर रहे हैं सामाजिक न्याय की। यानी खोखली बातें जो प्रधानमंत्री की है उसको राहुल गांधी ने उजागर कर दिया समित्रा जी। जी बिल्कुल, और राहुल गांधी की इस चिट्ठी से जो नई सियासी हलचल मचने की बात हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने एक मांग रखी और प्रधानमंत्री मोदी उसको पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। बात इतनी आसान नहीं है। दरअसल राहुल गांधी की इस चिट्ठी से एक पूरा का पूरा नया सामाजिक विमर्श जो है वो खुलने जा रहा है, क्योंकि याद होगा अमलेंदु जी, रोहित वेमुला जिनकी मौत, जिन्होंने आत्महत्या की, और आज जो चिट्ठी उनकी आखिरी जो थी उसमें उन्होंने जो बातें लिखी काफी मार्मिक थी कि किस तरह से पूरा एक जो संस्थान है उनका रवैया जो है किस तरह का रहता है। और इन्हीं सारी बातों को, मतलब ऐसा नहीं कि एक अकेले रोहित वेमुला है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और लोगों जिनका इस तरह से उत्पीड़न होता है। हमने देखा है कि राजस्थान में एक बच्चे को, प्राइमरी कक्षा का बच्चा था, उसको उसके प्रधानाचार्य ने केवल इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने उनके मटके से पानी पी लिया था। या हम देखते हैं कि जब स्कूलों में, ये तो राहुल गांधी ने उच्च शिक्षा की बात की, लेकिन स्कूलों में जब हम देखते हैं कि जो मिड डे मील दिया जाता है उसमें जो दलित बच्चे हैं उनको कैसे आप अलग बैठाते हैं, या उनके लिए जो व्यवस्था रहती है वो अलग, उनसे साफ सफाई का काम कराया जाता है। तो ये जो भेदभाव जो शुरू से समाज में बना हुआ है वो कब तक कायम रहेगा, इसको लेकर आरक्षण की बात भी शुरू होगी और ये सारी बातें जो हैं और आगे बढ़ेंगी। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इन बातों को वो हटाए। वो बिल्कुल लोगों के दिमाग में दूसरी चीजें डालना चाहती है। वो डाल रही है कि देखो हम कितना बहादुरी दिखा रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर की बात करेगी, राम मंदिर की बात करेगी, बांके बिहारी कॉरिडोर की बात करेगी, अलग अलग वो जो मस्जिदों को गिराने की बात करेगी, सारी बातें बीजेपी करेगी। उसमें कहीं पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य इनकी बातें नहीं आती हैं। यहाँ पर राहुल गांधी घुमा फिराकर मोदी जी को आप मजबूर कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं तो आपका ध्यान इन बातों पर पहले होना चाहिए। बहरहाल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें विक्रांत भूरिया जो आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार उसको सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्थिति में आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये तथ्य मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है 9वीं और 10वीं क्लास की, उसमें 80% की कटौती करी गई है। उसके साथ में जो पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप है 11वीं क्लास और उसके आगे की,
उसमें इतनी ज्यादा देरी करी जा रही है कि जो ड्रॉप आउट रेट है बहुत बढ़ गया है। बच्चे अब स्कूल नहीं जाना चाहते क्योंकि अगर वो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती सरकार की समय पास से सही समय पर, तो उनको स्कूल में प्रताड़ित करा जा रहा है और इस कारण से उनको स्कूल छोड़कर पढ़ाई पूरी तरह से उनको छोड़ना पड़ रही है। और तीसरी और सबसे बड़ा जो आघात इन लोगों ने हमारी व्यवस्था पर करा है, जो नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप होती है, यानी अगर कोई आदिवासी बच्चा या गरीब बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, एमफिल करना चाहता है, तो उसमें पूरी तरह से 2023 में इस चीज को बंद कर दिया गया है। तो क्या अब बात साफ ये होती है, क्या जो ये इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है, क्या ये अछूत अनटचेबिलिटी का नया तरीका नहीं है कि हमारे जो आदिवासी हैं, गरीब हैं, पिछड़ा हैं, दलित हैं, उनको पूरी तरह से मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रताड़ित कर कर उनको छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए, उनको हॉस्टलों से दूर कर दिया जाए, स्कॉलरशिप उनको किसी तरह से नहीं दिया जाए। साथियों, भाजपा के पास बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा देने के लिए करोड़ों रुपया है, पर आदिवासी छात्रों को जो उनके अधिकार का, चाहे दलित छात्रों को एसटी एससी सब प्लान का हॉस्टलों में पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह पूरा का पूरा एसटी एससी सब प्लान का पैसा मेट्रो तैयार करने में उपयोग करा जा रहा है, बड़े बड़े हाईवे तैयार करने में उपयोग करा जा रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में उपयोग करा जा रहा है। पर जिन लोगों के लिए यह पैसा जो अधिकृत था, जिसको राहुल जी बार बार कहते हैं कि जो एसटी एससी सब प्लान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था आना चाहिए, एक नियम आना चाहिए जिसमें आदिवासियों का, दलितों का पैसा सिर्फ आदिवासी और दलित उपयोग कर सके और कोई चीज के लिए इसका उपयोग ना हो। और आज हकीकत यह कि हमारे लोगों को हमारे हॉस्टल में उनको खुद के लिए स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। अंत में मैं बस यही बात कहना चाहूंगा, ये भाजपा की सरकार ना हमारे आदिवासी, दलित और पिछड़ों को पढ़ाना चाहती है, ना उनको आगे बढ़ाना चाहती है। अमलेंदु जी, यहाँ पर जिस तरीके से पूरा एक उन्होंने कह दिया विक्रांत भूरिया ने कि नए किस्म की अनटचेबिलिटी, यानी ये एक जो छुआछूत का उदाहरण, जैसे अंबेडकर जी का हम पढ़ें तो उनके जो अपने शिक्षा विद्यार्थी जीवन के जो उन्होंने जिक्र किया संघर्षों का, कि कैसे उनको हॉस्टल में नहीं जगह दी जाती थी, पढ़ने के लिए उनको कितनी सारी दिक्कतें आई, वो सब चीजें। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कंचा इलैया जैसे लोग, जिन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर। यहाँ पर राहुल गांधी ने क्या फिर से उन्हीं सारी बातों को जिंदा कर दिया है? क्योंकि ये सारी बातें जब तक अगर इन पर खुलकर चर्चा नहीं होगी, इनका समाधान नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक भारत सही मायनों में विकास नहीं करेगा। क्या ये बात राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी को समझाने की कोशिश की है, और क्या मोदी इस बात को समझेंगे? बड़ा सवाल तो ये है। देखिए समिता जी, मोदी अगर समझ भी लें तो क्या आरएसएस इस बात को समझेगा? क्योंकि मोदी जो कुछ है वो आरएसएस की देन है और आरएसएस की नीतियां ही लागू हो रही हैं। और इस मामले में आरएसएस की जो है वो शत्रुता, एक तरीके से कहा जाए, वो दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों से साफ तौर पर समझी जा सकती है। ये तो जब संविधान बन रहा था उसमें मनुस्मृति लागू करने की मांग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि मनुस्मृति लागू की जाए, संविधान का विरोध कर रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए जा रहे थे, ये सारी चीज़ें हुई थी, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे थे, इस तरह की सारी चीज़ें हुई थी। तो जो लोग संविधान के विरोधी थे, और ये सारी चीज़ें संविधान से मिली हैं समिता जी, जो दलितों को या आदिवासियों को या पिछड़ों को या अल्पसंख्यकों को जो भी अधिकार मिले वो इस संविधान ने दिए हैं। और राहुल गांधी की इस चिट्ठी के बीच समिता जी, यहाँ ये भी हमको अपने दर्शकों को बताना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गवई, वो कल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, और वहाँ उन्होंने अपना एक जो भाषण दिया है, और उसमें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण एक बात कही। और वो बात उन्होंने कही कि भाई आज मैं यहाँ, मतलब जिनको अछूत कहा जाता था, उन अछूतों से आने वाला अगर कोई व्यक्ति एक भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन को संबोधित कर रहा है, तो ये इस संविधान की वजह से है, इस संविधान ने ये अधिकार दिए, ये उन्होंने कहा। तो यानी संविधान ने जो अधिकार दिए उसकी वजह से जस्टिस गवई जो थे वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के
चीफ जस्टिस की कुर्सी तक पहुंचे। ये उन्होंने संविधान के महत्वपूर्ण चीज़ को रेखांकित किया। राहुल गांधी समिति जी जो चिट्ठी लिखकर जो सवाल उठा रहे हैं वो यही सवाल उठा रहे हैं कि संविधान ने जो अधिकार दिए थे उस संविधान के जरिए ही जो अपलिफ्टमेंट की बातें थी दलित वंचित तबकों के, मतलब उनके उत्थान की जो चीज़ें थी वो संविधान ने अधिकार दिए थे। ये सरकार किस तरीके से संविधान प्रदत्त उन अधिकारों को कुचल रही है और एक साजिश रची जा रही है कि जिस उस तबके से आने वाले लोग, दलित वंचित तबके से आने वाले लोग, वो शिक्षा में आगे ना बढ़ने पाएँ, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करने पाएँ, ताकि समाज के अंदर गैर बराबरी जो है वो बनी रहे और एक तरीके से जिस अछूत को जो व्यवस्था थी उसको संविधान ने अस्पृश्यता को जिसको समाप्त किया था वो किसी ना किसी तरीके से समाज में बनी रहे और मनुस्मृति के नियम कायदे कानून जो हैं वो फिर से लागू हो जाएं। इसके लिए ये सरकार काम करती हुई दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी ने ये इस चिट्ठी के जरिए समिता जी नरेंद्र मोदी को ये बात समझाने की कोशिश की है कि आपकी सरकार जो कर रही है वो उस व्यवस्था की तरफ लौटना चाहती है जहाँ मनुस्मृति लागू हो जाए और एक षड्यंत्र के तहत जो है दलित वंचित तबकों को उनकी शिक्षा से, उनकी छात्रवृत्ति से वंचित किया जा रहा है, उनके हॉस्टल्स में सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। ये जो है राहुल गांधी ने समिता जी समझाने की कोशिश की है। ये गूंज दूर तक लग जाएगी और इसलिए राहुल गांधी की इस चिट्ठी से एक सियासी हलचल पैदा हुई है। जी, और राहुल गांधी अभी जो उन्होंने अंबेडकर बनाम मनुवाद का ये जो जिक्र किया है और अभी संसद में उन्होंने बाकायदा मोदी जी से पूछा ही था कि आप बता दीजिए आप संविधान को मानते हैं कि आप मनुस्मृति को मानते हैं, आप गोडसे को मानते हैं कि आप गांधी को मानते हैं। ऐसे ऑप्शंस उन्होंने दिए थे, लेकिन मोदी कभी भी खुलकर ये नहीं बोल सके कि नहीं मैं मनुस्मृति को नहीं मानता हूँ। अगर वो एक लाइन ये कह दें कि मैं मनुस्मृति को नहीं मानता हूँ तो अपने आप साबित हो जाएगा कि हाँ वाकई आप संविधान का सम्मान करते हैं। लेकिन मोदी में ये हिम्मत है ही नहीं। विदेशों की तो बात छोड़ दीजिए कि अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, किसी को वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने देश में ही आप जो एक जातिवाद, इसका जो एक दुश्मन हमारे सामने खड़ा हुआ है जाति भेदभाव का, उसको भी नरेंद्र मोदी एड्रेस नहीं कर सकते सीधे सीधे। ये चीज जो है वो बिल्कुल 11 सालों में बार बार दिखाई दे गई है और अब राहुल गांधी ने उसी चीज को फिर से पिन पॉइंट किया है कि मोदी जी आप देखिए कैसे दलित और आदिवासी बच्चों के साथ कैसे भेदभाव हो रहा है, कैसे उनके आगे बढ़ने और पढ़ने के मौके जो हैं वो जानबूझकर रोके जा रहे हैं। जो चीजें उपलब्ध हैं उनको भी खारिज किया जा रहा है सरकार की तरफ से और ये नहीं होना चाहिए। ये बात राहुल गांधी ने आज अपनी चिट्ठी में लिखी है। कन्हैया कुमार ने भी, क्योंकि राहुल गांधी के साथ अभी बिहार में राहुल गांधी के लिए बहुत सारी चीजों को कन्हैया कुमार उठा रहे हैं। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो है उन्होंने पूरी की है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर वो अपनी बात रखते हैं। आज के इस विषय पर कन्हैया कुमार ने जो कुछ कहा उसको एक बार सुन लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उससे लगातार मिल रहे हैं। ये एक दिन की बात नहीं है। कई मीटिंगों के बाद और पिछले दिनों जब वो बिहार गए थे दरभंगा के वेलफेयर हॉस्टल में, डॉक्टर अंबेडकर हॉस्टल में, उसी वक्त कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता और नेता भी बिहार के लगभग सभी हॉस्टल को विजिट कर रहे थे। उस दौरान जो चीज़ें निकल कर के सामने आई उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। पहला ये है कि इन वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो आकर के कहते हैं कि हमको हमारा स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिलता है। और जैसा कि हमारे साथी ने आपको बताया कि स्कॉलरशिप को अप्लाई करने की जो टोटल संख्या थी उसमें लगातार गिरावट आ रही है। और ये गिरावट क्यों आ रही है? क्योंकि टाइम पे पैसा नहीं मिलता है और प्रोसेस को एक पनिशमेंट की तरह बना दिया गया है। नतीजा ये है कि लोग अपने अधिकार पाना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको अधिकार मिलता ही नहीं है। तो जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मुद्दा है उसको लेकर के और हॉस्टलों में जो लिविंग कंडीशन है, जो रहने की हालत है, उसको लेकर के आज उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन देश में इन वर्गों के विद्यार्थी की जो हालत है, आज लोग कबीर को याद कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि आज उनका जन्मदिन है और कबीर कहते थे जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो आज हालत ये है कि कबीरा तेरे देश के कैसे लोग महान, जात ही पूछे एकलव्य की, परा रहन दे ज्ञान, काटे उसका अंगूठा, दे अर्जुन को तीर कमान। ऐसी परिस्थिति बना दी गई है कि लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं
वो अधिकार से उनको इस तरह से वंचित रखा जा रहा है कि उनको कोई भरोसा ही नहीं है कि यह अधिकार उनको प्राप्त होगा। सुसाइड का मुद्दा आपके सामने है और यह बात हम लोग कई बार उठा चुके हैं कि 1 घंटे में 2 विद्यार्थी, 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहा है। इस देश के भीतर हॉस्टलों की जो लिविंग कंडीशन है, जो सरकारी संस्थान है, उनकी जो स्थिति है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वाभाविक रूप से उसमें गरीब विद्यार्थी पढ़ने के लिए विवश हैं और सरकार उनके लिए एक तो बजट कम करती रहती है। लगातार भारत में शिक्षा के बजट को कम किया गया है, इसको बढ़ाया नहीं गया है। और जो SC/ST सब प्लान का पैसा है, राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें उसको लगातार डाइवर्ट करती है। उसका नतीजा ये है कि शिक्षा जो हमारा बुनियादी अधिकार है, उस बुनियादी अधिकार से लोग मरहूम रह रहे हैं, वंचित रह रहे हैं और ये वंचित वर्ग के खिलाफ एक बहुत बड़ा अन्याय है। अमरेंद्र जी, यहाँ पर कन्हैया कुमार ने बहुत सारी बातें कही हैं और यहाँ पर जो एक उन्होंने कबीर का जो उदाहरण दिया, एकलव्य का उदाहरण दिया, ये सीधे सीधे मतलब अभी जब कन्हैया कुमार ये सब बात बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि बीजेपी नेता, मंत्री बहुत सारे उन लोगों के जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जहां वो डिग्रियां लेते हैं, फिर ये लोग जाते हैं वहां बाकायदा कि मेरे बच्चे ने हार्वर्ड से पढ़ाई की, कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की, कि फलाने विदेशी जो नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है वहां से उनके ग्रेजुएशन की, और वो सब तस्वीरें आती हैं। अपने बच्चों के लिए तो आपने सब बहुत कुछ अच्छा अच्छा किया है, लेकिन ये जो गरीब बच्चे हैं इनको कम से कम आप पढ़ने का पूरा मौका ही दे दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप इनको विदेश भेज दें, लेकिन जो यहाँ पढ़ने के लिए जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो भी आप नहीं दे रहे। और दूसरा, इनके आत्मसम्मान को कुचला जा रहा है। अब एकलव्य वाला जमाना तो रहा नहीं कि वो अंगूठा देकर भी ये माने कि मैं गुरु ऋण मैंने चुकाया है। आज जो है आप बच्चों को, आप उनके आत्मसम्मान को कुचलेंगे और उसके बाद आप ये उम्मीद करेंगे कि वो अच्छे से पढ़ लें, तो फिर क्या रोहित वेमुला जैसे उदाहरण हमारे सामने नहीं आएंगे। और ये स्थिति, ठीक है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स इसमें भले अच्छे से सधती हो, इसमें उसको वोट मिल जाते हो, उसको खाली बच्चे मिल जाते हो जिनको वो धार्मिक जुलूसों में, कांवड़ यात्राओं में झोंक दे, उसके लिए उनको मिल जाते होंगे बच्चे, लेकिन असल में यहाँ पर देश का कितना बड़ा नुकसान करती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। देखिए समिता जी, कोई भी देश जो है उसके नागरिकों से बनता है, किसी प्रधानमंत्री से, किसी पार्टी से नहीं बनता है। और अगर नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं तो वो देश फिर देश कैसे बनेगा, ये बड़े सवाल हैं। असल में हो क्या रहा है कि ये सरकार जो नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उन पर ही हमले कर रही है, और ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है दलित वंचित छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का। और जो कन्हैया कुमार ने एक बीच में एक लाइन कही समिता जी, उस पर गौर देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रोसेस जो है वही एक तरीके से पनिशमेंट हुए जा रहा है। प्रोसेस जो आपने बनाया है वो छात्रवृत्ति लेने का, वही पनिशमेंट हुए जा रहा है। यानी आप प्रक्रिया ऐसी तैयार कर दें कि आप पनिशमेंट आपके लिए तैयार हो जाए। आपने कल भी समिता जी जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े खुश हैं कि अब गरीबी की रेखा से नीचे केवल 5.3% लोग रह गए हैं। तो अगर 5.3% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह गए तो ये 80 करोड़ लोगों को 4 किलो अनाज ये किनको दिया जा रहा है? ये गरीब नहीं है क्या जिनको दिया जा रहा है? यानी अपने ही नीतियों और अपनी बातों में कितनी एक तरीके से कहा जाए प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के विरोधाभास है, ये सामने साफ तौर पर आता है। तो इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जाकर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो सामाजिक न्याय की बात उत्तर प्रदेश में या किसी दूसरे राज्य में जाकर नहीं करते हैं, लेकिन बिहार में सामाजिक न्याय की बात इसलिए करनी पड़ रही है चूँकि राहुल गांधी ने वहाँ जाकर 6 दौरे हो चुके और 6 दौरों में उन्होंने संविधान बचाओ सम्मेलन या संविधान सुरक्षा सम्मेलन करके भारतीय जनता पार्टी को 6 दौरों में छठी का दूध दिला दिया है। इसलिए वहाँ जाकर प्रधानमंत्री को सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ रही है, लेकिन कर्म में वो सामाजिक न्याय कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। लगातार जो है वो दलित वंचित तबके के छात्रों के जो अधिकार हैं उन पर हमले हो रहे हैं। कन्हैया कुमार ने पूरी अपनी बात रखी, राजेंद्र पाल गौतम ने बात रखी, भूरिया जी ने अपनी बात रखी। सब ने ये बताया कि किस तरीके से जो छात्रों की छात्रवृत्तियां हैं उन पर जो है वो एक तरीके से कहा जाए सरकारी डाका डाला जा रहा है। ये एक तरीके से ये उनका कहने का भाव था कि छात्रवृत्तियां छीनी जा रही हैं, कटौती की जा रही है, 80% कम हो गए।
ये सब है। और राहुल गांधी ने भी अपनी चिट्ठी में ये सारी बातें रखी हैं और उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि हमने आपको आंकड़े सिर्फ बिहार के दिए हैं, लेकिन ये बिहार के ही आंकड़े, मतलब बिहार में ऐसी चीज़ नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी है और पूरे देश भर में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो इसको लेकर पहले भी सवाल शर्मिष्ठा जी उठते रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहले इस सवाल को उठाते रहे कि छात्रों की जो है छात्रवृत्तियाँ किस तरीके से कम की जा रही हैं, उन पर जो है किसी अन्य मदों में खर्च किया जा रहा है। ये बात आज कही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि उसको अब भूरिया जब कह रहे थे वो बता रहे थे कि जो छात्रवृत्ति का पैसा था वो हाईवे पे खर्च किया था, विकास पे खर्च किया। और ये विकास किस काम का है? अगर ये आम आदमी का जो है उत्थान नहीं कर पाए तो ये विकास किस काम का? सड़कें सिर्फ विकास का पैमाना नहीं होती हैं। विकास का पैमाना ये होता है कि आपकी जनता जो है उसका कितना उत्थान हुआ, उसकी क्रय शक्ति कितनी बढ़ी, उसके पास रोजगार के कितने साधन हैं, उसका जीवन स्तर कितना बढ़ा, ये विकास का पैमाना होता है। और यही अर्थव्यवस्था के विकास का पैमाना होता है। अंबानी और अडानी का विकास हो गया, उनकी संपत्ति बढ़ रही है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, सड़कें बन रही हैं, ये विकास का पैमाना किसी भी देश में नहीं हो सकता है, भारत में भी नहीं हो सकता है। तो जब तक आपके नागरिकों का उत्थान नहीं हो, आपके नागरिकों की क्रय शक्ति नहीं बढ़े और समाज का जो आखिरी तबका है सुमित्रा जी, जो आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, अगर उसके ओठों पर मुस्कान नहीं है, अगर उसका उत्थान नहीं हो रहा है, तो ये विकास बेमानी है, ये विकास झूठा है। ये बात साफ तौर पर समझनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये समझना चाहिए कि जब तक समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति जो है उसका उत्थान नहीं होता है, उसके ओठों पर मुस्कान नहीं आती है, तो आपके विकास के नारे 11 साल में आपने जो किया वो सब झूठे हैं। यही बात उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी की चिट्ठी में यही इन्हीं सारे सवालों पर शायद मोदी को एक बार फिर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। अमरेंद्र जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक और बिंदु उसकी तरफ ध्यान दिलाया था विक्रांत भूरिया ने। उन्होंने कहा था कि छात्रावासों में सबसे बड़ी समस्या अधीक्षकों की है। मतलब आमतौर पर इसमें बीजेपी की विचारधारा से जुड़े लोग जो वार्डन होते हैं, केयर टेकर होते हैं, वो बीजेपी वाले उनको ही रखा जाता है। और फिर छात्रों के साथ एक यहाँ उन्होंने गंदा खेल शब्द का इस्तेमाल किया है कि वो शुरू होता है कि अगर आप बीजेपी के लिए लड़ेंगे तभी आपको साफ पानी, शौचालय और पुस्तक जैसे अधिकार दिए जाएंगे। मतलब ये बुनियादी उनका हक है, उसको वो अधिकार की तरह, मतलब ये कि आप अगर आप बीजेपी के समर्थन में आओगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और अभी हमने देखा है कि तमाम यूनिवर्सिटीज में जो वाइस चांसलर्स भी रखे जाते हैं वो बीजेपी की सोच वाले रखे जाते हैं। शिक्षकों की भर्ती में भी जो एडहॉक आप भर्ती करते हैं और उसमें भी आप उन्हीं लोगों को प्राथमिकता देते हैं और दलित शिक्षकों को आप रखना नहीं चाहते, या जो अलग जिनको वामपंथी विचारधारा का बोलकर आप बहुत सारे शिक्षकों को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। छात्रों को आप इसी तरह से देखते हैं और उनको टुकड़े टुकड़े गैंग में आपने बांट दिया है। ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी के आने के बाद से हुई हैं। अब सवाल मेरा ये है, आखिरी सवाल, कि राहुल गांधी की इस चिट्ठी का जवाब अगर नहीं देते हैं नरेंद्र मोदी, तब तो जाहिर हो जाएगा कि उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। दूसरा, अगर राहुल गांधी की चिट्ठी का वो जवाब देते हैं तो क्या दे पाएंगे वो इस चीज का जवाब? मतलब फिर क्या तो उनको मजबूरी हो जाएगी कि वो मानेंगे कि हाँ राहुल गांधी ने जो बातें उठाई हैं वो सही उठाई हैं। दोनों ही हाल में क्या नरेंद्र मोदी यहाँ फंसते हुए दिखाई नहीं दे रहे? देखिए समिता जी, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का रिकॉर्ड तो किसी के जवाब देने का रहा नहीं है, किसी पत्र का जवाब दिया हो उन्होंने। सवालों से बहुत घबराते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मीडिया के सवालों से भी घबराते हैं। हालांकि अब तो अधिकांश मीडिया उनका दरबारी मीडिया है, लेकिन उसके बाद भी वो घबराते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। और जहाँ तक चिट्ठियों का सवाल जवाब देने का है समिता जी, आपको याद होगा कि पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी थी नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से राज्यसभा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उस चिट्ठी का जवाब जेपी नड्डा की तरफ से आया था। भाई प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही है तो जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। जेपी नड्डा कौन है जो प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी का जवाब दे रहे हैं? तो जवाब दे रहे हैं जेपी नड्डा। राहुल गांधी चिट्ठी लिखेंगे प्रधानमंत्री को, जवाब देंगे जेपी नड्डा। ये जेपी नड्डा जो है ये हर मर्ज की दवा हो गए भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन चलती जेपी नड्डा की भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है। तो जेपी नड्डा को सामने जो रखकर जो है शर्मिष्ठा जी, एक तरीके से कहा जाए कि वो सामने रखकर जो है हमले कराए जाते हैं, बाकी जेपी नड्डा की चलती कुछ नहीं है। तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री से, आखिर प्रधानमंत्री उन सवालों के जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्या प्रधानमंत्री खुद को सवालों से परे समझते हैं? क्या प्रधानमंत्री खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं? क्या प्रधानमंत्री खुद को लोकतंत्र से ऊपर समझते हैं? आखिर प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 145 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, तो सवालों से परे तो नहीं हो सकते। इस लोकतंत्र में इस लोकतंत्र की जिम्मेदारी है और प्रधानमंत्री की लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी है कि सवालों के जवाब प्रधानमंत्री दें, लेकिन प्रधानमंत्री सवालों से घबराते हैं।
तो राहुल गांधी की चिट्ठी का जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आएगा, ये पक्का है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री भले ही सवालों के जवाब दें या ना दें, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने सवालों के जवाब दिए कि नहीं दिए, चिट्ठी का जवाब दिया कि नहीं दिया। महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी ने जो मसले उठाए थे उन मसलों पर प्रधानमंत्री की कुछ प्रतिक्रिया होती है कि नहीं होती है, प्रधानमंत्री उस पर एक्शन करते हुए नजर आते हैं कि नहीं आते हैं। 18 घंटे प्रधानमंत्री दिन में जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं, लेकिन अगर 1 घंटा भी या 10 मिनट भी प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर लें तो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सरकार जो दलित वंचित छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा दूसरी मदों में खर्च कर रही है वो उनकी छात्रवृत्ति पर खर्च होगा। छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ेगी, उस तबके से निकलकर आने वाले लोग बढ़ेंगे। आज जिस गर्व के साथ जस्टिस गवई जो हैं वो लंदन में जाकर कह रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर कह रहे हैं कि संविधान की वजह से मैं एक जो उस तबके से आता था जिसको अछूत समझा जाता था, उस तबके से आकर अगर आज मैं एक CGI की हैसियत से आपको संबोधित कर रहा हूँ तो इस संविधान की बदौलत है। तो कल को कई और जस्टिस गवई पैदा हो सकते हैं, लेकिन वो तभी पैदा होंगे जब उन छात्रों का हक ये सरकार देगी, उनकी छात्रवृत्ति उन छात्रों पर खर्च होगी, सड़कें बनाने पर खर्च नहीं होगी, तभी ये होगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा, वरना देश के अंदर जो एक सियासी हलचल पैदा हो रही है उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। और ये मुद्दा चुनाव में भी बनेगा, और चुनाव में मुद्दा इसलिए बनेगा क्योंकि ये मसले चुनाव से ही हल हो सकते हैं। चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर गई होती सुमित्रा जी, तो निश्चित तौर पर तय है कि अभी तो ये छात्रवृत्तियाँ कट की जा रही हैं, संविधान ही बदल दिया जाता, ये अधिकार ही छीन लिए जाते कि दलित वंचित छात्रों को शिक्षा मिलेगी और फिर मनुस्मृति लागू होती। ये बात अब समझ में लोगों की आने लगी। जी बिल्कुल, और अलग तरीके से ये बात सामने आ रही है और राहुल गांधी इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि कैसे बीजेपी मनुवादी सोच से ही पूरे सरकार को, देश को चलाना चाहती है, और इसीलिए वो बार बार SC ST OBC EBC इन सब तबकों का हक जो है उसको मारने का काम कर रही है। उनका पैसा जो है प्रधानमंत्री के कपड़ों पर, उनके हवाई जहाज पर, सेंट्रल विस्टा पर, और जैसा अभी जो 58-59 सदस्यों का डेलीगेशन गया था, इन लोगों पर, इन सब पर जनता का पैसा खर्च हो रहा है। जहां खर्च होना चाहिए वहां पर कटौती की जा रही है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि देश में शिक्षा का बजट जो है वो लगातार कम हो रहा है और हम ये मान रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी की चिट्ठी ने पूरा प्रधानमंत्री का खड़ा किया हुआ एक जो बनाया हुआ बुलबुला है उसको यहाँ पर बर्स्ट कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है और सच्चाई खोलकर सामने रख दी है। अब मोदी इस सच्चाई को देखे ना देखे उनकी मर्जी, लेकिन देश को इस सच्चाई को जरूर देखना चाहिए। तो अमलेंदु जी, आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए DB लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।